हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 मई के करेंट अफेयर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आज आपको कुछ नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे। आज मैं आपको डंपिंग ड्यूटी मतलब डंपिंग क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफ़ी कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी हैं, स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा बात करते हैं आज के क्लास की पीडीएफ की। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। और सेशन पसंद आता है तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। और कल टू द पॉइंट जो सीरीज चलती है हमारी हिस्ट्री की, उसमें एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में। ये है प्रोफेसर जयंत, ठीक है, जिन्हें ASI अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ASI के द्वारा। और एक कौन है, ये एस्ट्रोनॉमर हैं। तो ASI ने जयंत नार्लिकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। ASI का मतलब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। ASI का मतलब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो कि 1972 में फॉर्म हुई थी। तो इसी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एस्ट्रोनॉमर है प्रोफेसर जयंत नार्लिकर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पूरा नाम है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये फाउंडर भी हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे, ठीक है। ये अवार्ड की शुरुआत 2022 में की गई थी। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 2022 में। मतलब ये पहले पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो जो भी व्यक्ति एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है, उसको ये गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है बाय द ASI। प्रोफेसर नार्लिकर जो हैं वो अपनी स्टडी के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने यूनिवर्स पे काफ़ी कुछ स्टडी की हुई है, तो आपको प्रोफेसर जयंत नार्लिकर का नाम याद रखना है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है AR खलील, जिनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। कौन थे ये, फॉर्मर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट AR खलील, इनका निधन हो गया। इसके अलावा 28 ईयर्स तक ये कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के 28 सालों तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जवाहर यूनियन फुटबॉल क्लब है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल क्लब बोल सकते हैं बेंगलुरु का, तो उस फुटबॉल क्लब को भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रन करने का काम किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन 23 जून 1937 में हुआ था। तो इसी AIFF के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं AR खलील, जिनका निधन हो गया है, ठीक है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर एंटिनो कार्बाजल पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। महान फुटबॉलर एंटिनो कार्बाजल का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री के फुटबॉलर थे, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको के, ठीक है। ये मैक्सिको के लीजेंडरी फॉर्मर गोलकीपर या फुटबॉलर रहे हैं, और ये पहले फुटबॉलर रहे हैं जो कि 5 वर्ल्ड कप में आप देखेंगे, मतलब 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में इन्हें फीचर किया गया था। 5 अलग अलग इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है 93 में, और कई सारे कैप और मेडल्स जो हैं वो मैक्सिको को लाके दिए हैं। इन्हें टोटा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ब्राज़ील 1950, स्विट्जरलैंड 1954, स्वीडन 1958, चाइल्ड 1962 और इंग्लैंड 1966 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था फॉर द मैक्सिको। तो मैक्सिको के फुटबॉलर थे जिनका नाम था एंटिनो कार्बाजल, और इनका निधन हो गया है, ठीक है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड द CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक नई बॉडी है, 2015 में ही बनी थी, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। इसके इंटरिम एंड MD एंड CEO किसे बनाया गया है, तो राजीव धर को बनाया गया है, ओके। ये कुछ पर्सन्स थे। अब हम बाकी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं, ओके। हम बात करेंगे 6th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर हो रही है, ढाका, बांग्लादेश, ढाका। कौन कंडक्ट करा रहा है, मतलब कौन इसे ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ढाका, इन दोनों की मदद से 6th एडिशन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का हो रहा है ढाका में, ठीक है। 12 और 13 मई को ये कॉन्फ्रेंस होनी है, और जिसकी थीम क्या है, पीस,
प्रॉस्पेरिटी एंड द पार्टनरशिप फॉर रेजिलेंट फ्यूचर, ये इसकी थीम है। ओके, आइए बात करते हैं। सो 6th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट इन ढाका बांग्लादेश। 2 दिन की इंटरनेशनल इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है जो कि ढाका बांग्लादेश में स्टार्ट हुई है। 6th एडिशन है, 12 और 13 मई में ये होगी। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? शेख हसीना ने किया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। ठीक है, इसके अलावा इसको पूरा ऑर्गेनाइज कराने का काम कौन कर रहा है? तो जैसे कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। थीम आपने देखी ली है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलेंट फ्यूचर। अब ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कब लॉन्च किया गया था, मतलब क्यों लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, अलॉन्ग विद अ पार्टनरशिप फ्रॉम श्रीलंका, सिंगापुर एंड द बांग्लादेश, जिससे सभी इन सारी कंट्रीज़ के जितने भी स्टेट हेड हैं, गवर्नमेंट हेड हैं, मिनिस्टर्स हैं, लीडर, स्कॉलर्स हैं, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म में आके अपने व्यूज़ को रख सकें। ठीक है, तो 6th एडिशन है, इसको याद रखना है, ढाका बांग्लादेश में हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं लद्दाख के एक एनुअल फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है मोनलम चैनमो। इसकी शुरुआत हो गई, बहुत ही शानदार सा फेस्टिवल है। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, वो मास प्रेयर करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं कैंप में और प्रेयर करते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क। किसके लिए? वर्ल्ड पीस के लिए और हैप्पीनेस के लिए। कितना अच्छा कॉज है ना, कि वर्ल्ड की खुशी के लिए, वर्ल्ड में शांति रहे, उसके लिए लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो ये हर साल होने वाला फेस्टिवल है। 5 दिनों तक ये ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल चलता है। ठीक है, 5 दिनों तक लद्दाख में, जिसका नाम है लद्दाख मोनोलोम चैनवो फेस्टिवल। लेह में इसकी शुरुआत की गई है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनका नाम है जामियांग शेरिंग, उनके द्वारा यहाँ पे एक स्पेशल कैंप जो संघ कम्युनिटी है उसके लिए शुरू किया गया, जिसका नाम है सेवा फॉर संघ। ये जो कैंप है वो 11 मई से लेकर 16 मई के बीच में रहेगा लेह में। मतलब पहली बार जो संघ कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनको अवेयरनेस दिलाई जा रही है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, और उनको भी गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा, बेनिफिट मिल सके, इसलिए ये पूरा कैंपेन यहाँ पे रन हो रहा है। तो याद रखेंगे, 5 डेज तक चलने वाला एक लॉन्ग ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल है मोनलाम चैनमो। कहाँ होता है? लद्दाख में। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हम पहले देखेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने करंट अफेयर्स पे। अगली पहली बात कही है यहाँ पे, सिंघी चाम आर द स्नो लाइन डांस इज अ डांस फ्रॉम विच ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे जो स्नो लाइन डांस है या फिर सिंघी चाम है, ये किस स्टेट से है? तो ये हो जाता है सिक्किम से। कहाँ से? सिक्किम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलातम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो कोलातम जो है वो आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। ठीक है, लोसर फेस्टिवल कई बार एग्जाम में पूछा गया फेस्टिवल है और चर्चा में भी रहता है। तो लोसर फेस्टिवल हम सभी को पता है लद्दाख में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम एंड कथकली, तो ये दोनों डांस फॉर्म आपको केरला के देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नौटंकी एंड रासलीला, तो ये दोनों डांस फॉर्म आपको उत्तर प्रदेश के देखने को मिलेंगे। चलो वापस आते हैं अपने करेंट अफेयर्स में। वाराणसी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गेट्स इंडिया फर्स्ट रीडिंग लॉन्च। यहाँ पे एक रीडिंग लॉन्च जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द सीएम योगी आदित्यनाथ के जो एडवाइज़र हैं अविनाश अवस्थी, उनके द्वारा इस रीडिंग लॉन्च को जो है वो लॉन्च किया गया है। इंडिया में ये पहली बार किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या किसी एयरपोर्ट में ऐसा हो रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, वो पहला एयरपोर्ट इंडिया का बन गया है जिसमें एक रीडिंग लॉन्च को इनॉग्रेट किया गया। इसमें कई सारी बुक्स होंगी अबाउट द काशी और बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में बुक होंगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम है युवा योजना। इस युवा योजना के अंतर्गत कई सारे यूथ लोगों ने अपनी बुक्स लिखी हैं, तो वो बुक्स भी यहाँ पर होंगी। और इस लॉन्च को सेटअप किसने किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का रिसेंटली इसरो ने टेस्ट किया है और इसरो का ये पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग थी। 2000 kN मतलब किलो न्यूटन, थ्रस्ट kN मतलब थ्रस्ट को बता रहा है, थ्रस्ट की यूनिट जो होती है वो फोर्स मतलब न्यूटन होती है, तो किलो न्यूटन में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, आइए पूरी बात करते हैं। इसरो ने पहली बार यहाँ पे टेस्टिंग कर ली है सेमी क्रायोजेनिक इंजन की।
जो कि एक फ्यूचर लॉन्च व्हीकल तैयार हो सकता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2000 KN सेमी क्रायोजेनिक इंजन। और इसको कहाँ पर मतलब इसकी टेस्टिंग की गई है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसकी टेस्टिंग की गई है। अभी जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसमें फ्यूल क्या यूज़ करेंगे, तो हम लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन प्रोपेलेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में एज अ फ्यूल हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड ऑक्सीजन एंड कैरोसिन प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मली क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो नॉर्मली हम क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके चलिए, आई ड्रोन इनिशिएटिव। आई ड्रोन इनिशिएटिव क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आई ड्रोन इनिशिएटिव। तो उसी आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंतर्गत ICMR ने पहली बार यहाँ पे ब्लड बैग को यूजिंग द ड्रोन डिलीवर करने का काम किया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों, किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ड्रोन ही जो है वो ब्लड बैग को डिलीवर कर देगा आपकी लोकेशन पे। तो ICMR सक्सेसफुली कंडक्ट ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर द आई ड्रोन इनिशिएटिव। जैसे कि मैंने आई ड्रोन इनिशिएटिव के बारे में बताया, आई ड्रोन इनिशिएटिव ICMR एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। आई ड्रोन का मतलब क्या है, ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है बेसिकली कई सारे माउंटेन हैं और बहुत डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल टर्नेट हैं, आइलैंड्स हैं, फुट हिल्स हैं, तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी पहुँच सके, वैक्सीन डिलीवर हो सके, मेडिकल इक्विपमेंट की डिलीवरी हो सके और ब्लड बैंक की भी डिलीवरी की जा सके। ठीक है, इसलिए आई ड्रोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि काम करती है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो काम करती है, उसने सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रायल रन कंडक्ट कर लिया है ब्लड बैंक डिलीवरी। इसने ये आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंतर्गत किया नई दिल्ली में, और इसने अपना पहली जो फ्लाइट कैरी की जिसमें आपने ब्लड सैंपल को कैरी किया, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा एंड द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ड्रोन की मदद से कवर किया था। डायरेक्टर जनरल ICMR के कौन है, डॉक्टर राजीव बहाल है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, व्हाट इज द डंपिंग एंड व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री X है और एक कंट्री Y है। मान लेते हैं कि कंट्री X कोई प्रोडक्ट बनाती है, हमको नहीं पता XYZ, कुछ भी एक प्रोडक्ट कंट्री X बनाती है, और कंट्री X उसी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट को वो बेचती है, मान लेते हैं 500 रुपीज़ में। ठीक है, और अब ये कंट्री X उसी प्रोडक्ट को कंट्री Y में लॉन्च करना चाहती। मान लेते हैं ये कंट्री है चाइना और ये कंट्री है इंडिया, ज़्यादा इजी लगेगा। तो चाइना कोई प्रोडक्ट बनाता है, मान लेते हैं एक बहुत शानदार सा उसने टॉय बना दिया, इलेक्ट्रिक टॉय। क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक टॉय बना दिया चाइना ने। और चाइना अपने मार्केट में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है ना उसको 500 रुपीज़ में बेचती है। अब इसने सोचा कि चलो भारत का मार्केट ख़राब करते हैं, तो इसने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है ना इलेक्ट्रिक टॉय, उसने डिसाइड किया कि मैं इसे इंडिया में भेजूंगा। इंडिया में भेजूंगा कितने में, 200 रुपये में। इंडिया में कितने में बेचूंगा, 200 रुपये में। तो आप तो बड़े खुश हो गए, अच्छा वाह हमारे देश में सस्ता माल। तो ऐसे में क्या होगा, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हाउस होंगे, हमारे देश के अंदर जो कंपनीज होंगी, मान लेते हैं कि वही प्रोडक्ट हमारे देश में 300 रुपये में बन रहा है और चाइना से हमने इंपोर्ट कर लिया, चाइना से आ गया कितना, 200 रुपये में। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे देश की जो कंपनीज हैं, जो मार्केट है वो ख़राब होगा, हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। जब हमारे देश में खुद का प्रोडक्शन नहीं बिक रहा है, जबकि दूसरा प्रोडक्शन जो दूसरी कंट्री से आ रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में, चाइना ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अपने मार्केट में वो महंगे दाम में बेच रहा है, लेकिन वही प्रोडक्ट भारत में या किसी दूसरी कंट्री में सस्ते दाम पे बेच रहा है, तो उसको हम डंपिंग कहते हैं। और इसका मकसद केवल इतना होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को डाउन करना और उस पर्टिकुलर कंपनी की जो स्टार्टअप हैं या कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, उनके मार्केट को ख़राब करना इनका उद्देश्य होता है। इस पूरी मेथड को हम डंपिंग कहते हैं। तो जब चाइना डंपिंग कर रहा था तो मोदी जी तो शांत बैठेंगे नहीं। तो चाइना जब डंपिंग कर रहा है तो मोदी जी ने कहा कि बेटा इसको लगाओ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जब लग जाती है तो इस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जाएंगे, और एक्स्ट्रा जब टैक्सेस लगेंगे तो जो प्रोडक्ट 200 रुपये में वो भारत में लाना चाहता था, हो सकता है उसकी वैल्यू 400 रुपये हो जाए। तो इससे हमारे देश का मार्केट बचा रहेगा। तो इसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है।
मैटर समझ में आया कुछ कुछ तो भी? बस इतना ही कहानी है। तो ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं अचानक से? देखो यहाँ पर देखिएगा, कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स जो हमने इंपोर्ट किया है चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ इंपोर्टेड जो आपके ऑप्टिकल फाइबर है उस पर लगाई है, जो कि चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से थे। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से आयत ऑप्टिकल फाइबर पर डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने लगा दी है। किसके कहने पे? डीजीटीआर। डीजीटीआर क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। ठीक है, इतनी चीज़ें। बेसिकली एक बिरला फुरुकाबा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसने यहाँ पे बोला था कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर इन देशों से आ रहा है, ये लोग बहुत कम दामों में इसे मार्केट में उतार रहे हैं, तो हमें लॉसेज हो रहे हैं, तो इनका इन्वेस्टिगेट करो। है ना, डंपिंग के आरोप यहाँ पे लगाए गए थे इस कंपनी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया और पाया गया बात तो सही है। उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे इम्पोज कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मंकी पॉक्स। कुछ समय पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया था, एम पॉक्स कर दिया गया था। WHO के द्वारा रिसेंटली कहा गया है कि अब मंकी पॉक्स जो है अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। मंकी पॉक्स नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द WHO। ठीक है, जिसको हम मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किसने कहा है? WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम ने ये बात कहा है कि पिछले 3 महीनों में 90% जो केसेस है, 90% जो मंकी पॉक्स या एम पॉक्स के केसेस है वो डिक्रीज हुए हैं। अच्छा, इसको इमरजेंसी, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था? 2022 में जुलाई में इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। एम पॉक्स जो है वो पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके अंतर्गत स्मॉल पॉक्स भी आता है। ठीक है, जिससे डिफरेंट पार्ट में हमारी बॉडी के रैशेज हो जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें इस एम पॉक्स के बारे में, तो एक वायरल जूनोटिक डिसीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। ये जो एम पॉक्स वायरस है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है, सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स। पहली बार इसे मंकी में इस डिसीज को देखा गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। पहली बार इसे ऑब्जर्व 1958 में किया गया था मंकीज में। कहाँ पर? कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और ह्यूमन में इसे 1970 में पहली बार देखा गया। आउटब्रेक कहाँ हुआ था? तो अभी बस्ट जो देखा गया था वो नाइजीरिया में हुआ था 2017 में। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूज़ है ये। एयरटेल डेवलप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस। तो यहाँ पे एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाई है विद द हेल्प ऑफ HDFC बैंक। पार्टनरशिप किसके साथ की है? HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। और इन्होंने एक लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन तैयार किया है, जो भी स्पैम या फिशिंग होती है या आपको फ्रॉड मैसेजिंग आते हैं, कॉल आते हैं, तो उनको एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, फ्रॉड कॉल से कस्टमर को बचाया जा सके, इसलिए यहाँ पे ये भारतीय एयरटेल और HDFC बैंक ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को तैयार किया है। ये भारतीय एयरटेल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आइए अब देखेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़। तो यहाँ पर देखिएगा, इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये आई है कि मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया है भारत पे को। An American multinational financial service corporation MasterCard has replaced Bharat Pay as a global sponsor of ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का अब स्पॉन्सर कौन होगा? मास्टर कार्ड। रिप्लेस किसको कर दिया? भारत पे को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 को इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी 18 मई को। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है। रिद्म सांगवान, इन्होंने ब्रोंज मेडल यहाँ पे वीमेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता है। पूरा इवेंट हो जाए फिर हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी हेडलाइंस है। जो भी आज हमने न्यूज़ देखी है वो सारी हेडलाइन के फॉर्म में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा PDF तो हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, तो आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करने के बाद अपने नोट्स भी शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके है, चलो अगली बात करते हैं सक्षम। रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम, एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया था विच इज सक्षम। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक मास्क, फेस मास्क डिजाइन किया है जिसमें सेंसर है, और जब उसको आप मास्क को फेस पे लगाओगे उसमें सेंसर, तो वो बता देगा डिटेक्ट करके कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। कितना अच्छा मास्क है, क्यों? तो इसे तैयार किया है बिट्स प्लानी हैदराबाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट
इन एसोसिएशन विथ माई GOB। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और माई GOB ने मिलके सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है। अगली बात करेंगे दाविकी लैंड पोर्ट, जिसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, ये किस कंट्री के बीच में है? इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? तो बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच पोर्ट रिसीव द अवार्ड फॉर द बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022-23। तो बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे दिया है? कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी याद आया, दीनदयाल पोर्ट कांडला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज टेकन ओवर एज अ ग्लोबल स्पॉन्सर फॉर ICC। तो आंसर जाएगा मास्टर कार्ड ऑप्शन बी। आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूट। सो ऑल इंडिया रेडियो को हम आकाशवाणी अब नाम दे दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर। तो अरब लीग में वापस एंट्री किसकी हो गई है? सीरिया की वापस एंट्री हो गई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अभी मैंने रिसेंटली आपको 3 स्कीम के बारे में बताया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। इन तीनों स्कीम के 8 साल कंप्लीट हो गए हैं और इन तीनों स्कीम को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9 मई 2015 में लॉन्च किया था। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लॉन्च किया था? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश में? जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट में कर दूंगी। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।